नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जी इस पे जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो यहाँ पे बताना है 16 महाजनपद जो बताए गए हैं उसमें जो है तक्षशिला किसकी राजधानी थी। तो यहाँ पे दिया है कौशल दिया है, कुरु दिया है, वज्जी दिया है, गंधार दिया है। तो ये जो थी गंधार की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करें जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है कि किस में उल्लेख मिलता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे महाजनपद दिए हैं और राजधानी दी है। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती जो अयोध्या में, ठीक है। कुरु की बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान में दिल्ली है। बज्जी की अगर बात करते हैं तो विंध्य और मिथिला। गंधार की बात करें तो तक्षशिला, ठीक है। आपको इतनी चीजें याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो यहाँ पे बताना है कि गुजरात में जो है कौन सी झील जो कृत्रिम रूप से बनाई गई थी और किसके शासनकाल में, तो मौर्यों के शासनकाल में बनाई गई थी। तो यहाँ पे पुष्कर दिया है, लोनार दिया है, लोकटक दिया है और सुदर्शन दिया है। तो ये जो है मौर्य के शासनकाल में जो सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है किया गया था, किसने कराया था, तो पुष्यगुप्त ने कराया था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पे बेंगलोर दिया है, मदुरई दिया है, बीदर दिया है और श्रीरंगपट्टम दिया है। तो ये जो थी श्रीरंगपट्टम थी। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। यहाँ पे प्रश्न पूछा है नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया था, बंगाल का विभाजन हुआ था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये जो है 1919 का जो अधिनियम है उसके द्वारा ये तीनों घटनाएं हुई थी। लेकिन अगर बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में होता है, ठीक है। 1905 में होता है। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होता है, ठीक है। याद रखिएगा। तो इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे बताना है कि कैलाश मानसरोवर जो यात्रा की जाती है तीर्थ यात्रियों के द्वारा, वो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। लिपू लेक दर्रा जो है वो कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है। देखिए प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, लिपू लेक दर्रा भी पूछा जाता है, भी पूछ लेता है लिपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। आइए कुछ महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर दर्रों की बात करें तो जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है, जो श्रीनगर लेह को जोड़ता है। अगर वही बात करते हैं बनिहाल दर्रा की, जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और पीर पंजाल ऐसा पूछ लिया जाता है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। और जो है जम्मू को जो श्रीनगर से जोड़ता है। सिपकला दर्रा अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में और भारत को तिब्बत से जोड़ता है। भारत को तिब्बत से कौन सा, तो सिपकला दर्रा जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मनाली से जो है लेह को जोड़ता है, ठीक है। मनाली को लेह से जोड़ता है। लिपू लेक दर्रा अगर बात करते हैं तो जो उत्तराखंड में स्थित है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है, ठीक है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है। और जो है बोमडीला दर्रा अगर बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये जो थी भारत सरकार अधिनियम 1858 था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगर आपने पॉलिटी वाली क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये अधिनियम याद होंगे। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो यहाँ पे दिया भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात आई तो मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है भाग 3 में मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद जो है वो कौन सा संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए कि जो है इसमें स्वीकृति कब मिली थी, तो कराची अधिवेशन में मिली थी। ठीक है, उसके अलावा इसको कहाँ से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अब फिर बात आती है राज्य सरकार की, तो भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है राज्य का, और केंद्र का मिलता है भाग 5 में, संघ का जो मिलता है भाग 5 में संघ का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा भाग 5 में। अब यहाँ पे जो है राज्य के नीति सिद्धांत की बात आई है तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 में मिलता है। और अनुच्छेद जो है कौन सा संबंधित है? तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अगर बात कर लें कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने, तो 6 हैं वर्तमान में, पहले कितने थे? 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, किसके? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो किस राज्य का द्विसदनीय विधानमंडल है? तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया, पंजाब दिया, सिक्किम दिया, कर्नाटक दिया। बात करते हैं तो 6 राज्यों में। ठीक है, आप उसमें से 6 राज्य में से कर्नाटक में भी है, उसके बाद यूपी में भी है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र बिहार में भी है, और उसके बाद जो है तेलंगाना में भी है, तेलंगाना, और बात करते हैं आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, ये 6 राज्यों में है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे बताना है तो उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री। तो ये जो है कौन होते हैं? तो ये जो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और तीसरे शासनकाल के जो मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको इतनी चीज़ भी याद रखनी है। वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पे 6(2) दिया है, 12(2) दिया है, 10(1) दिया है और 8(1) दिया है। तो ये जो है 8(1) में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अब संविधान सभा की बात आई तो संविधान सभा का जो है गठन कब होता है? तो 1946 में होता है। इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में होती है। ठीक है, और इसमें सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। और इसकी अंतिम बैठक कब होती है? तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 में होती है। ठीक है, और ठीक 2 दिन के बाद संविधान को लागू कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यहाँ पे बताना है कि भारत सरकार जो है उसका एक अधिकारी ऐसा होता है, वो सदस्य किसी सदन का नहीं होता है। ठीक है, किसी सदन का नहीं होता है, लेकिन वो भी जो ही सदन में जो सदन होते हैं उसमें जो सत्र चलते हैं उसमें भाग ले सकता है। ये अधिकार कौन रखता है? तो यहाँ पे दिया है उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। तो ये जो है भारत का अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी। ठीक है, कौन किसको अधिकार होता है? तो महान्यायवादी का अधिकार होता है। ठीक है,
महान्यायवादी को। अब महान्यायवादी का भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 76 में मिलता है, ठीक है, इसको ये अधिकार होता है। अब यहाँ पे संसद की बात आए तो संसद की बात कर लेते हैं। संसद के अगर सदन की बात करते हैं तो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसको जो है निम्न सदन बोला जाता है, ठीक है, निम्न सदन, और उसको उच्च सदन बोला जाता है। उसके अलावा बात करते हैं संसद की तो 79 में उल्लेख मिलता है, लोकसभा का 81 में मिलता है उल्लेख, और राज्यसभा का 80 में उल्लेख मिलता है। अगर यहीं पे बात करते हैं कि संसद के अंग कितने हैं, तो अंग 3 हैं। कौन कौन से, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है, ये अंग भी पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से संसद का अंग नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तो महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहीं पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दिया चुनाव आयुक्त, ठीक है, 3 सदस्यीय होता है, ठीक है, चुनाव आयुक्त। और यह समिति का गठन जो है किसके अध्यक्षता में किया जाता है, तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में किया जाता है चुनाव आयोग जो समिति होती है। अब इसमें और नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है भारत का। अब नए चुनाव आयुक्त बनाए गए, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इसकी बात करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए, ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए, ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए। और उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने स्थान लिया है राजीव कुमार जी का, ठीक है, राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। इसके अलावा जो है 2 लोग और कौन है, तो 2 लोग जो हैं, एक तो सुखबीर सिंह संधू हैं, ठीक है, सुखबीर सिंह संधू हैं, और दूसरे जो हैं वो कौन है, तो दूसरे जो हैं विवेक जोशी। विवेक जोशी जो हैं वो इन्हीं के साथ शपथ लिए, ठीक है, तो याद रखिए इन्हीं के साथ बने हैं, जो ज्ञानेश कुमार जी बने उन्हीं के साथ बने हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पे जो है चुनाव आयुक्त के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। कब हुई है, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है कौन बने, तो के संजय मूर्ति जी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं, ठीक है, के संजय मूर्ति जी। उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो जगदीश धनखड़ जी हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात करते हैं जो जगदीश धनखड़ जी हैं, उसके अलावा यहीं पे जो है जो राज्यसभा होती है उसका जो सभापति होता है वो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में मिलता है। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष में जारी की गई थी। तो यहाँ पे बताना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो उसका समय पूछा है, कब स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे 1961 दिया है, 1951 दिया है, 1952 दिया है और 1960 दिया है। तो ये जो थी स्टार्ट हुई थी 1951 में। इसका जो समय था वो 1951 से 1956 के बीच था, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चल रही थी उसके समय में जो है 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी, तो इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताएं। तो यहाँ पे प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार किस महिला को दिया गया था भारत में, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी दिया है, मदर टेरेसा दिया है, और कविता कृष्णन दिया है, और सरोजिनी नायडू दिया है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो है किसको दिया गया था, तो सबसे पहले जो है वो मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है, मदर टेरेसा को दिया गया था। कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1979 में दिया गया था। और बाद 1970 के बाद जो है 1980 में जो है भारत रत्न ही इनको दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था। तो इनका नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग होती है 1901 में, ठीक है, 1901 में। और इसको जो है घोषणा होती है अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है, अक्टूबर के टाइम पे। और अगर बात करते हैं वितरित 10 दिसंबर को किए जाते हैं, जब अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि थी उस दिन वितरित किए जाते हैं। और अगर बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार में जो है 338 नाम दर्ज किए गए। करंट का प्रश्न है, अगर पूछ लिया जाए नोबेल शांति पुरस्कार में जो है कितने नाम दर्ज किए गए, मतलब कितने नाम नामित किए गए हैं जो है इस बार दिए जाने के लिए 2025 में। तो ये जो 338 नाम दर्ज किए गए जिसमें से 244 व्यक्तियों का और 94 जो है संगठन का।
कुल मिला के आपको ये पूछे जा सकते हैं कि कितने नाम दर्ज किए गए, मतलब कितने नाम रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि इनको जो है नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है, इसलिए और चर्चा में है। आपको इतनी चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। फिर बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, तो ये भारत की प्रथम महिला जो रही हैं वो राज्यपाल रही हैं, गवर्नर रही हैं। ठीक है, इनका ये प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही में, जो पेपर हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट का 5 जनवरी में, उसमें पूछा गया था। ठीक है, इनको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी का। इनका जन्म जो है जन्मदिन मनाया जाता है 13 फरवरी को। इन्हीं के जो है जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। अब ये राज्यपाल रही हैं। ठीक है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जो है, अगर पूछ ली जाए प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन है, प्रथम महिला विदेश मंत्री तो सुषमा स्वराज। ठीक है, विदेश मंत्री अगर बात करते थे तो ये सुषमा स्वराज, इनका भी जो है 14 फरवरी में जन्मदिन मनाया जाता है सुषमा स्वराज जी का। ठीक है, और यही प्रथम महिला जो है दिल्ली की सीएम भी रही हैं, सुषमा स्वराज, याद रखिएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाती है, फिर पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है, तो जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति जो रही हैं, पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, प्रतिभा पाटिल बनी थी। फिर बात करते हैं कि जो है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही, तो फातिमा बीवी रही हैं। और पूछ लिया जाए लोकसभा की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष कौन रही हैं, तो मीरा कुमार रही हैं। तो ये जो है प्रथम महिलाएं पूछी जाती हैं तो महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।